Good morning, dear students. Today we are going to discuss an important topic in chapter number 3, that is principle of inheritance and variations. Today we are going to discuss the P-degree analysis. तो dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं P-degree analysis. तो ये एक important topic है. तो ये P-degree analysis क्या है, क्यों P-degree analysis किए जाते हैं और किन ऑर्गेनिजम्स में एप्लीकेबल है, किस तरह की डिजीज में एप्लीकेबल है, ये सारे हम आज इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पी डिग्री एनालिसिस क्यों किए जाते हैं. देखो कि सबसे पहले ये आइडिया कि किस तरह से डिजीज या किस तरह से डिसऑर्डर्स पेरेंट्स से उनके बच्चों तक इनहेरिट होती है या ट्रांसफर होती है, ये सोसाइटी में कॉमन थे. सोसाइटी में अक्सर देखे जाते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स में एक पर्टिकुलर डिजीज होती है तो वो डिजीज उनके बच्चों में भी देखे जाते हैं. तो ये सोसाइटी में एक कॉमन प्रिवेलिंग यानी एक ये थी. तो सोसाइटी में अक्सर देखा गया था कि डिजीज जो है वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में इनहेरिट होते थे. अब देखो फिर इसके बाद साइंटिस्ट ने यानी इनको एनालिसिस करने की कोशिश की. तो ये एनालिसिस कब शुरू होगी? मेंडल्स के काम के बाद, मेंडल्स के वर्क के बाद पी डिग्री एनालिसिस शुरू हो गई. प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग बिगिन आफ्टर रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. यानी इंसानों में जेनेटिक डिजीज किस तरह से पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होती है, यह देखा गया पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद. पी डिग्री एनालिसिस हमारे सोसाइटी में अक्सर देखे जाते थे कि उनके पेरेंट्स में एक जो पर्टिकुलर डिजीज होती थी या एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर होते हैं, वो डिसऑर्डर उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होती थी. अब इस इनहेरिटेंस को अच्छे से स्टडी किया पोस्ट मेंडेलियन वर्क के बाद, मेंडल्स के काम के बाद. जब मेंडल्स के वर्क 1900 में पब्लिश हुई, उसके बाद कि इन कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया कि किस तरह से कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होती थी. हम इंसानों में पी प्लांट की तरह कंट्रोल या सेल्फ मेटिंग तो नहीं कर सकते थे. हम पी प्लांट्स की तरह इंसान में कंट्रोल ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं. तो हम इंसानों में इन डिजीज को ट्रेस करने के लिए कि ये डिजीज किस तरह से उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होते हैं, इनके बारे में स्टडी करने के लिए हमने जो टेक्निक निकाली, दैट इज द पी डिग्री एनालिसिस. तो इंसान में हम पी प्लांट की तरह पहले क्रॉस पोलिनेशन करो, फिर F1 जनरेशन को सेल्फिंग करो, हम इंसानों में ये नहीं कर सकते हैं. इंसानों में कि ये डिजीज उनके पेरेंट्स में अगर प्रेजेंट हो तो उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होते हैं. किस तरह से होते हैं ये हम पी डिग्री से ट्रेस कर सकते हैं. दूसरा, प्रोबेबिलिटी कितना है, उनके बच्चों में ये डिजीज कितना % हो सकता है, इनके बच्चों में 50% या 25% या 100%, ये भी हम ट्रेस कर सकते हैं. तो इनको ट्रेस करने के लिए एक टेक्निक निकाले, दैट इज द पी डिग्री एनालिसिस. अब पी डिग्री एनालिसिस का डिफिनेशन देखिए. इट इज अ फैमिली ट्री और चार्ट मेड ऑफ सिंबल्स इन लाइन दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन जेनेटिक डिसऑर्डर. तो पी डिग्री क्या है? पी डिग्री एक ट्री है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम सिंबल्स के जरिए, लाइंस के जरिए एक डायग्राम बनाते हैं जिनमें हम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग उनके फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन तक उस डिजीजेस को दिखाते हैं. सिंबल्स के जरिए, लाइंस के जरिए हम दिखाते हैं. तो पी डिग्री एक चार्ट है, कुछ नहीं. पी डिग्री एक चार्ट है, पी डिग्री एक फैमिली ट्री है जो हम सिंबल इस्तेमाल करके, जिनमें हम लाइंस का इस्तेमाल करके एक पर्सन की जेनेटिक हिस्ट्री को दिखा सकते हैं. हम ये पता कर सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर डिजीज, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, अगर एक पोते में है तो ये हीमोफीलिया कहाँ से आई, उनके फादर की तरफ से आई है, मदर की तरफ से आई है, ये डिजीज एक्स सेक्स लिंक्ड है या ये डिजीज ऑटोसोमल है, ये सारी की सारी चीजें हम पता कर सकते हैं पी डिग्री एनालिसिस के जरिए. अब इधर देखो, हम पी डिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं, पी डिग्री एनालिसिस की जरूरत क्यों होगी? पी डिग्री एनालिसिस स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न. तो पी डिग्री एनालिसिस हम करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न को देखने के लिए. इनहेरिटेंस पैटर्न मीन्स क्या ये डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड है.
इनहेरिटेंस पैटर्न मीन्स ऑटोसोमल डिजीज है या सेक्स लिंक्ड है, या सेक्स लिंक्ड। तो पी डिग्री एनालिसिस हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न को देखने के लिए कि ये डिजीज जो है ये ऑटोसोम्स में जो जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से बच्चों में आई है, या सेक्स क्रोमोसोम में किसी जीन के डिफेक्टिवनेस या म्यूटेशन की वजह से उनके बच्चों में वो डिजीज ट्रांसफर हो गए। ये हम पी डिग्री एनालिसिस से पता कर सकते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, सिर्फ डिजीज नहीं, स्पेसिफिक ट्रेट। हम इनहेरिटेंस पैटर्न पता कर सकते हैं किसका? एक स्पेसिफिक ट्रेट का या डिजीज का और डिसऑर्डर। पी डिग्री एनालिसिस से हम इनहेरिटेंस रेट पता कर सकते हैं स्पेसिफिक ट्रेट। एक ट्रेट फॉर एग्जांपल आई कलर, फॉर एग्जांपल स्किन कलर, फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ये डिजीज या स्पेसिफिक ट्रेट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रेट किस, तो जीन कैसे काम करते हैं, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा, ये सारा हम स्टडी कर सकते हैं पी डिग्री एनालिसिस। लेकिन याद रखना पी डिग्री एनालिसिस हम सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर, पॉइंट म्यूटेशन वाली डिजीज, जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से उन डिजीज को ही ट्रेस कर सकते हैं। हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पी डिग्री से नहीं दिखा सकते। हम सिर्फ जिन्हें हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, उन डिजीज को हम पी डिग्री एनालिसिस से ट्रेस कर सकते हैं जिन डिजीज में या एक सिंगल जीन या एलील में म्यूटेशन होने की वजह से हुई हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक ट्रेट या डिजीज को ट्रेसिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी जेनेटिक डिजीज को हम ट्रेस कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग, पी डिग्री एनालिसिस से हम उन पेरेंट्स को काउंसलिंग कर सकते हैं या उन कपल्स को या उन इंडिविजुअल्स को हम काउंसलिंग करते हैं, अगर यानी उनमें डिजीज तो वो अपने बच्चों में उन डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम यानी जेनेटिक काउंसलिंग भी कर सकते हैं पी डिग्री एनालिसिस करके। ये था इंट्रोडक्शन पी डिग्री एनालिसिस का। तो सबसे पहले पी डिग्री मीन्स सिंबल के जरिए, चार्ट के जरिए, लाइंस के जरिए, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाना कि एक पर्टिकुलर डिजीज उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में कैसे ट्रांसफर होती है। एक दूसरा, क्या वो डिजीज ऑटोसोम में जीन्स की डिफेक्ट की वजह से हुई है, ऑटोसोमल डिजीज है। क्या वो डिजीज सेक्स लिंक्ड है यानी सेक्स क्रोमोसोम में जीन्स की डिफेक्टिवनेस की वजह से हुई है। ये सारा हम पी डिग्री एनालिसिस से पता कर सकते हैं। दूसरा, हम पी डिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं किस चीज को ट्रेस करने के लिए? हम पी डिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। एक पर्टिकुलर डिजीज होने की चांसेस परसेंटेज में कितना है, ये भी हम पता कर सकते हैं पी डिग्री एनालिसिस से। अब उसके बाद देखो, स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज इट इन पी डिग्री एनालिसिस। पी डिग्री एनालिसिस में हम कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। पी डिग्री एनालिसिस के लिए हम स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, स्क्वायर। स्क्वायर हम किन के लिए यूज करते हैं? मेल्स के लिए। स्क्वायर हम यूज करते हैं किन के लिए? पी डिग्री एनालिसिस में अगर कहीं भी ये स्क्वायर का सिंबल हो तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल्स को। पी डिग्री एनालिसिस में कहीं भी ये सर्कल का सिंबल हो तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करती है किनको? फीमेल्स को। पी डिग्री एनालिसिस में ये सर्कल किनको रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल्स। सर्कल मींस फीमेल्स, याद रखो। पी डिग्री एनालिसिस में हम नाम नहीं लिखते हैं, हम इसका भी खास ख्याल रखते हैं। हम नाम नहीं लिखते हैं कि इसका नाम ये था, इसमें ये डिजीज है तो इसके बच्चों में ये, इस बच्चों के इस नाम में के बच्चे, इस नाम के बच्चों में ये, हम नाम से रिप्रेजेंट नहीं करते। हम सिंबल्स का यूज करते हैं, वहां पे हम वर्ड्स का या नेम्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम सिंबल्स के जरिए दिखाते हैं। मैंने पहले भी कहा डेफिनेशन में, पी डिग्री एनालिसिस इज ए फैमिली ट्री, यानी फैमिली का एक ट्री है, डायग्रामेट्रिक ट्री, जिनमें हम दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर डिजीज, वो भी खासकर कौन सी डिजीज? मेंडेलियन डिजीज, यानी जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हुई हो, वो डिजीज किस तरह से उनके माँ बाप से, उनके बाप दादाओं से, उनके बच्चों में इनहेरिट होती है, ये हम दिखाते हैं। तो वहां हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्वायर मीन्स मेल। कहीं भी पी डिग्री एनालिसिस में इस तरह का स्क्वायर इस्तेमाल किया हो, स्क्वायर का मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल्स को।
सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल्स को। अब उसके बाद इधर देखो, अगर स्क्वायर हो लेकिन इस तरह से बनाए हो, सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी सेक्स का पता नहीं है, लड़का है कि लड़की है ये हमें मालूम नहीं है, ये नहीं दिया है। सेक्स अनस्पेसिफाइड यानी जिनमें सेक्स का मालूम नहीं हो, लड़का है कि लड़की, उसके लिए इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद देखो, अब देखो यहां पे ये भी बिल्कुल खाली है, खाली है, खाली है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल पर्सन है, इनमें कोई बीमारी नहीं है। ये दिखने में क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है, दिखने में क्या है, नॉर्मल है। या ये पूरा भरा हुआ हो, शेडिड हो, पूरा शेडिड हो, शेडिड भी हो सकता है, लाइन देखो ये पूरी तरह से शेडिड हो, कलर हो, तो इसका मतलब ये क्या है, डिफेक्टेड है, डिजीज्ड। या डिफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये नॉर्मल, ये डिजीज या डिफेक्टेड इंडिविजुअल्स। देखो अगर सेंटर में इस तरह के डॉट्स हो, ये है कैरियर, कैरियर, यहां तक समझ आए। खाली मेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्क्वायर से, यानी फीमेल्स को सर्कल से, जिनकी सेक्स अनस्पेसिफाइड है उनको इस तरह के सिंबल से। अब जो नॉर्मल्स होंगे, चाहे नॉर्मल मेल हो, नॉर्मल फीमेल हो, या नॉर्मल सेक्स अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स हो, सबको ब्लैंक से। अगर डिजीज, जिनको डिजीज हो, बीमारी हो, उन मेल्स को शेडेड स्क्वायर से रिप्रेजेंट करने हैं। डिजीज या डिसऑर्डर्ड फीमेल्स को शेडेड सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। डिजीज और डिफेक्टेड अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स को शेडेड इस सिंबल से रिप्रेजेंट करनी है, कैरियर को इनसे। अब उसके बाद एक स्क्वायर, उस स्क्वायर को एक सिंगल लाइन से जुड़ी हो, देखो हाँ, अगर एक नॉर्मल मेल या नॉर्मल फीमेल को, अगर एक मेल को फीमेल से एक हॉरिजेंटल लाइन, सिंगल हॉरिजेंटल लाइन से जुड़ी हो, तो ये सिंगल हॉरिजेंटल लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करें, सिंगल हॉरिजेंटल लाइन ये रिप्रेजेंट करते हैं मेटिंग या मैरिज कहा जाता है, ठीक है, मैरिड कपल। देखो इस मेल और इस फीमेल ने आपस में शादी की, ठीक है, ये सिंबल जहां स्क्वायर्स और सर्कल को एक हॉरिजेंटल लाइन, यानी हॉरिजेंटल रिप्रेजेंट इज मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल। ये हॉरिजेंटल लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेटिंग को, शादी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब और एक, अगर एक मेल और फीमेल को डबल लाइन से, तो डबल लाइन का मतलब है कॉन्सेंजीनियस मैरिज, यानी आपस में रिश्तेदारी में शादी की है, रिलेटिव्स में शादी की है, तो इनको हम कहते हैं डबल हॉरिजेंटल लाइन, डबल हॉरिजेंटल लाइन की जो कनेक्ट कर रहे हैं एक मेल और फीमेल को, इट मीन्स मैरिज कॉन्सेंजीएनओयूएस, कॉन्सेंजीनियस मैरिज। कॉन्सेंजीनियस मैरिज मीन्स मैरिज विद इन क्लोज रिलेटिव्स, यानी बहुत क्लोज रिलेटिव्स में शादी की हो, बहन के साथ शादी की हो, कजिन्स के साथ शादी की हो, आंटी फुफियन के साथ, मौसी के साथ शादी की हो, क्लोज शादियों को हम डबल लाइन से दिखाते हैं, कॉन्सेंजीनियस मैरिज, यानी मैरिज विद इन द रिलेटिव्स, आपस में रिश्तेदारी में शादी की हो, तो
नॉर्मल शादी को हम एक सिंगल हॉरिजेंटल लाइन से मेल और फीमेल को कनेक्ट करते हैं। एक सिंगल हॉरिजेंटल लाइन which connects male and female represents marriage or mating. Double horizontal line connects male and male indicates marriage, consanguineous marriage, marriage within the relatives, marriage in close relatives. बहुत ही close relatives में अगर शादी की हो, in close relatives की शादी को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद देखो, याद रखो यहां वर्टिकल लाइन, अब देखो ये वर्टिकल लाइन, ये वाली, ऊपर पेरेंट से, फिर ये वर्टिकल लाइन उसके नीचे जो कनेक्ट करे, वर्टिकल लाइन ये रिप्रेजेंट किसके करते हैं? पेरेंट अबोव, चिल्ड्रन बिलो। पेरेंट्स अबोव, चिल्ड्रन बिलो। देखो इन दोनों ने आपस में शादी की। अब वर्टिकल लाइन जो नीचे आ रही है इनके बच्चों को दिखा रहे हैं। अब मान लो पहला इन दोनों कपल्स का पहला बच्चा अगर लड़का हुआ तो मैं लड़के को रिप्रेजेंट करूंगा। उसके बाद दूसरा बच्चा इनका एक बेबी गर्ल हुई तो ये, तीसरा बच्चा भी गर्ल, चौथा बच्चा फिर से एक मेल बॉय पैदा हो गया। ठीक है, अब इधर देखो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी ने शादी की, मान लो फॉर एग्जांपल अगर इसके इस लड़के ने शादी की तो उस फैमिली में नहीं, ये लड़की दूसरी होगी। ठीक है, अब नीचे हम इनके बच्चों को दिखा सकते हैं। ये देखो, तो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रंस। वर्टिकल लाइन हम पेरेंट्स से जब नीचे यानी फर्स्ट जनरेशन के बच्चों को, पेरेंट्स से हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं किससे? वर्टिकल लाइन से। किससे? वर्टिकल लाइन से। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। तो देखो स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मेल को। उसके बाद सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, दिस रिप्रेजेंट अनस्पेसिफाइड सेक्स, और जो डार्क या सर्कल जिसको शेड किया है वो रिप्रेजेंट करते हैं इफेक्टेड इंडिविजुअल्स को। हॉरिजेंटल लाइन जो एक स्क्वायर और सर्कल को जोड़ रहे हैं इसका मतलब मैटिंग है। दो हॉरिजेंटल लाइन एक स्क्वायर और एक सर्कल को जोड़ रहे हैं, दैट इज मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कंसंजीनियस मैटिंग या क्लोज मैरिज कहा जाते हैं, क्लोज मैरिज। पेरेंट अबोव, चिल्ड्रन बिलो, ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट, पहला बच्चा होगा तो पहला, उसके बाद दूसरे बच्चे होंगे, उसके बाद अगर थर्ड कोई बच्चा होगा थर्ड। पेरेंट ऊपर है, नीचे जो है वो डिजीज प्लेयर। ठीक है, अब मैं यहां पे और एक डायग्राम बनाता हूं। अब इधर देखो ये है फर्स्ट जनरेशन, मैं रोमन 1 से दिखा रहा हूं, और ये 1 2 3 ये है सेकंड जनरेशन। ये है, मैं यहां दिखा रहा हूं 1 2 3, दिस इज सेकंड जनरेशन। और ये थर्ड जनरेशन है 1 2 3। देखो यहां मैं 3 जनरेशन को देखो, ये माँ बाप हैं, इन दोनों ने शादी की, ये पेरेंट्स हैं, ये फादर है, ये मदर है, इन दोनों ने शादी की तो इनके 3 बच्चे हुए, 4 बच्चे हो गए, 4। पहला बच्चा लेफ्ट से राइट, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा। अब इसके, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे हम नंबरिंग गलत लिखे, ये 1 ये 2 ये 3, इसके 3 बच्चे। अब इसके पहला बच्चा लड़का था तो उसने शादी की एक लड़की के साथ,
इसके साथ शादी की और इनके 3 बच्चे हुए, 1 2 3। तो यहां मैंने 3 जनरेशन को दिखा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द पेडिग्री जेनेटिक्स कैन बी डिटरमाइंड द नेचर ऑफ डिजीज कॉजिंग एलील वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव। पेडिग्री एनालिसिस से, पेडिग्री एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं नेचर ऑफ द डिजीज को। तो नेचर ऑफ द डिजीज, क्या ये डिजीज डोमिनेंट एलील की वजह से हो रहे हैं, क्या ये डिजीज रिसेसिव एलील की वजह से हो रहे हैं, ये हम पता कर सकते हैं किससे, किससे पता कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से। तो दूसरा, द लोकेशन ऑफ द डिजीज कॉजिंग एलील, दूसरा हम पता कर सकते हैं लोकेशन, डिजीज कॉज करने वाले एलील ऑटोजोम पे प्रेजेंट है या सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये भी हम पता कर सकते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट, वो बीमारी या वो ट्रेट उनके ऑफस्प्रिंग्स में कितनी % इनहेरिट हो सकती है, ये भी हम पेडिग्री एनालिसिस से पता कर सकते हैं। तो हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं ट्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेट को, एलीलिक पैटर्न का नेचर जानने के लिए कि वो डोमिनेंट एलील है या रिसेसिव एलील है, सेक्स लिंक है, एक्स लिंक है या वाई लिंक है। उसके बाद यानी उस का लोकेशन पता कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटी हम पता कर सकते हैं। अब देखो, जीनोटाइप ऑफ डिजीज और नॉन डिजीज, जीनोटाइप ऑफ डिजीज और नॉन डिजीज। जीनोटाइप पता करने हमें डिजीज या नॉन डिजीज डोमिनेंट ट्रेट का, हमें जीनोटाइप पता करना है तो कैसे करना है, देखो अब डोमिनेंट डिजीज का, डोमिनेंट ट्रेड्स का जीनोटाइप पता करने के लिए हमें क्या करना है, डोमिनेंट ट्रेड का जीनोटाइप पता करने के लिए हमें क्या करना है, देखो इधर। अब इधर देखो, मान लो ये पेरेंट डिफेक्ट, ये भी डिफेक्टेड, तो ये डोमिनेंट ट्रेड, अगर इस डिफेक्टिवनेस को कंट्रोल कर, इस डिजीज को कंट्रोल करने वाले जीन डोमिनेंट हो, इस डिजीज को कंट्रोल करने वाले जीन जो है वो क्या हो, डोमिनेंट एलील हो, तो उस वक्त फॉर एग्जांपल इसका जीनोटाइप कैसा हो सकता है, इसका जीनोटाइप कैपिटल ए इस फॉर्म में हो सकता है, तब जाके वो यानी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, पर्टिकुलर डिजीज के लिए डिफेक्टिव होंगे। या इसका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इनको कोई डिजीज नहीं है, तो इनका जीनोटाइप होनी चाहिए स्मॉल ए, सिर्फ स्मॉल ए रिसेसिव, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही वो इंडिविजुअल, वो ह्यूमन बीइंग क्या हो सकते हैं, नॉर्मल। अब इस कंडीशन में होमोजाइगस यानी डिजीज कब हो सकते हैं, और डिजीज कब हो सकते हैं, यानी कब जो है वो नॉन डिजीज पर्सन हो सकते हैं। अब इधर देखो, यहां पे मैंने एक शेडेड दिखा, यानी जिनका जीनोटाइप कैपिटल ए है, उस कंडीशन में वो इंडिविजुअल एक उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए डिफेक्टिव होगी। फॉर एग्जांपल होमोजाइगस डोमिनेंट, यहां पे जीनोटाइप ऑफ डिजीज एंड नॉन डिजीज। अब डिजीज में मायोटोनिक डायस्ट्रोफी एक एग्जांपल है, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। अब इधर देखो, कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, जिस इंडिविजुअल में फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डायस्ट्रोफी को कंट्रोल करने वाले दोनों एलील कैपिटल हो, डोमिनेंट हो, और दोनों एलील में म्यूटेशन की वजह से डिफेक्ट हुआ हो, तो उनका कैरेक्टर यानी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होने चाहिए, उसका जीनोटाइप कैपिटल दोनों एलील which is dominant and responsible for particular phenotype. If the allele of a gene is mutated, तो चाहे वो एक म्यूटेट हो चाहे दोनों म्यूटेट हो, तब उस इंडिविजुअल में मायोटोनिक डायस्ट्रोफी होगी। दूसरा कब हो सकता है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी, हेटेरोजाइगस
हिट्रोजाइगस कंडीशन में भी मायोटोनिक डायस्ट्रोफी हो सकते हैं, दोनों सूरतों में। तो उस वो इंडिविजुअल कब नॉर्मल हो सकते, कब उसमें मायोटोनिक डायस्ट्रोफी नहीं हो सकता है, दैट इज ओनली दी होमोजाइगस कंडीशन। ए होमोजाइगस रिसेसिव, इस कंडीशन में उसमें डिजीज नहीं हो सकते, ये उस टाइम वो बंदा नॉर्मल हो सकता है। अब देखो डोमिनेंट ट्रेट को पहचानने का तरीका, ये मैं कुछ सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूं कि आप कब डोमिनेंट ट्रेट्स, कब उस जेनेटिक डिसऑर्डर को पता कर सकते हो कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब इधर देखो, ये ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसमें मदर डिफेक्टिव है, अब इनसे 3 बच्चे पैदा हो गए, एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की और एक लड़का, 4 बच्चे पैदा हो गए इन कपल्स में। अब उनके लास्ट वाले बच्चे ने और एक लड़की के साथ शादी की, इनके भी 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। अब इधर देखो, यहां ये लड़की डिफेक्टिव है, ये लड़का तो नॉर्मल थे, लेकिन अब इधर देखो कैसे आप पहचान सकते हो। एग्जाम में इस तरह की फैमिली ट्री बनाए होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि बताओ ये कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक है, ये सारे पूछे जाते हैं। देखो यहां 2 में से एक पेरेंट डिफेक्टिव है, 2 में से एक पेरेंट डिफेक्टिव है, 2 में से एक पेरेंट डिफेक्टिव है। तो जब 2 में से एक पेरेंट डिफेक्टिव है तो इस पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो सकता है, इस पेरेंट का जीनोटाइप या मान लो कैपिटल ए ये कंडीशन हो सकती है, या कैपिटल ए स्मॉल ए ये कंडीशन। अब ये मेल फुली नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो 100% स्मॉल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यहां पे ये बच्ची जो है फीमेल चाइल्ड ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो इनमें प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या आ सकते हैं, पापा से उस पर्टिकुलर एलील के जीन्स का स्मॉल ए मिली हो। अब मम्मी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में नहीं है, यहां ये पता चल सकता है ये होमोजाइगस, ये हिट्रोजाइगस कंडीशन में। अब ममा की तरफ से भी इसको स्मॉल ए तो ये नॉर्मल हो सकते। यहां भी प्रोबेबिलिटी देखो, स्मॉल ए पापा की तरफ से आगे, स्मॉल ए मम्मी की तरफ से, ये भी नॉर्मल है। अब ये डिफेक्टिव है, ये तो मामा की तरफ से कैपिटल ए आया हो, पापा की तरफ स्मॉल ए। मैंने कहा हिट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, डिजीज्ड। होमोजाइगस डोमिनेंट केस में भी बंदा डिजीज। सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, रिसेसिव केस में वो नॉर्मल हो सकते। अब यहां ये नॉर्मल है, पापा की तरफ से भी स्मॉल है, मामा की तरफ से। अब इस बच्चे ने शादी की एक डिफेक्टिव वुमेन के साथ जिनको मायोटोनिक डायस्ट्रोफी है, तो उस फीमेल का भी जीनोटाइप में कंसीडर करता हूं हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये नॉर्मल है तो पापा की तरफ से स्मॉल है, मामा की तरफ से। बच्चा डिफेक्टिव है तो मामा की तरफ से कैपिटल है, पापा की तरफ से स्मॉल है, तो डिफेक्टिव होगा। यानी आप कैसे पहचान सकोगे कि डोमिनेंट डिजीज है, हर कपल में से जहां पेरेंट डिफेक्ट होगा 100% उनमें बच्चा डिफेक्टिव होगा। यहां 2 में से एक पेरेंट डिफेक्टिव है, 2 में से एक पेरेंट डिजीज है, तो 2 में से एक पेरेंट डिजीज है तो उनके बच्चे भी डिजीज है। यहां इन दोनों कपल में से एक कपल 100% यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का डिजीज कैरी कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी कैरी कर रहे हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को पहचानने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, यानी देखना है कि उनमें से पेरेंट डिफेक्टिव है कि नहीं। पेरेंट जहां डिफेक्टिव हो और बच्चे डिफेक्टिव है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो सकता है। अब आपके सिलेबस का एक एग्जांपल देता हूं, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी जो बुक में भी दिया हुआ है, मायोटोनिक, और आपसे पूछूंगा कि ये डिजीज कौन सा है, ठीक है। अब आप बताओ ये डिजीज कौन सा है और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है इसका, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक है, एक्स लिंक है या वाई लिंक है, ये आप बताइए। देखो
यहां आप देख सकते हो दो में से एक पेरेंट डिफेक्ट है। इन दो पेरेंट्स के कितने बच्चे थे? 1 2 3 4। 4 में से ये बच्चा डिफेक्टिव है, ये बच्चा भी डिफेक्टिव या डिजीज है। तो इन दोनों पेरेंट में का ये फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के इन पेरेंट डिफेक्टिव है, बच्चा डिफेक्टिव हो रहे, चाहे बच्चा फीमेल चाइल्ड हो तब भी डिफेक्टिव है, मेल चाइल्ड हो तब भी डिफेक्टिव है। अब इसकी चौथी बच्ची, इसका फोर्थ चाइल्ड जो बेटी थी, तो उसने एक शादी की एक लड़के के साथ जो नॉर्मल थे बिल्कुल, फिर भी उनसे जो बच्चा पैदा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनकी एक बच्ची डिफेक्टिव है। अब यहां दोनों कपल बिल्कुल नॉर्मल है, तो इनके कोई भी बच्चा डिजीज नहीं है। तो इसका मतलब ये डिजीज कौन सा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और ये डिजीज का नाम क्या है? मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। मायोटोनिक। अब इनका मैं जीनोटाइप अगर बनाऊं, कोई भी रखो, फॉर एग्जांपल आप रखो कैपिटल आर या कैपिटल एम मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, कैपिटल एम, ठीक है। या ये कंडीशन भी हो सकता है हेट्रोजाइगस वाला बेहतर हो, या कैपिटल एम होगा या कैपिटल एम स्मॉल एम होगी, ठीक है। ये 100% स्मॉल एम स्मॉल होम होंगे। तो जो नॉर्मल होगी वो 100% क्या होंगे? होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम। तो इनके बच्चे भी क्या होंगे? एम 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 एम। अब ये डिफेक्टिव है तो क्या हो सकता है? कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, स्मॉल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम सॉरी स्मॉल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, स्मॉल एम स्मॉल एम। ये हो सकता है। बस जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, जिनमें एक ही डोमिनेंट एलील है, उसकी वजह से उनमें डिजीज हो रहे हैं मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। अब केस सेकंड देख लीजिए। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। अब आप लोग मुझे बताइए ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है? देखो यहां पे दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है। मैंने कहा था ऑटोसोमल डोमिनेंट को पहचानना हो तो दो में से एक पेरेंट जरूर डिफेक्टिव होंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट केस में दोनों पेरेंट में से, दोनों कपल, मैरिड कपल में से एक जो है वो डिजीज होंगे, डिफेक्टिव होंगे, जिनको हम शेडेड यानी फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां देखो ये दोनों नॉर्मल है। अब सिकल सेल एनीमिया में मान लो HbA HbS जीनोटाइप बना रहा हूं, HbA HbS, क्योंकि दोनों केस जब रिसेसिव, अब कब ये डिजीज कब होगी? शाबाश, HbA HbA मैं यहां पे बनाता हूं। ये अब डिजीज कब हो सकता है ये मैं यहां पे दिखा रहा हूं। देखो पहला कंडीशन HbA HbS, जब एक एलील बिल्कुल नॉर्मल हो, HbA हो, दोनों दूसरा एलील डिफेक्टिव हो, लेकिन जब एक डोमिनेंट होगा वो सफिशिएंट अमाउंट में एंजाइम बनाएंगे, वो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी, कोई सिकल सेल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? हेट्रोजाइगस यानी होमोजाइगस। ये पहला कंडीशन देखो HbA HbA, दोनों क्रोमोसोम्स पे जो एलील प्रेजेंट है, दोनों क्रोमोसोम पे जो एलील प्रेजेंट है वो नॉर्मल है, डोमिनेंट भी है और नॉर्मल है। होमोजाइगस डोमिनेंट है तो इंडिविजुअल क्या होगा? नॉर्मल होगी, कोई डिजीज नहीं होगी। कंडीशन सेकंड HbA HbS, HbA HbS, तो एक कंडीशन हेट्रोजाइगस, यहां एक जीन नॉर्मल है HB हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, दूसरा जीन डिफेक्टिव है, लेकिन एक डोमिनेंट एलील सफिशिएंट है, वो नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएंगे, नॉर्मल एंजाइम बनाएंगे, फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी, कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। तो इस केस में भी इंडिविजुअल हो गए नॉर्मल, उसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा केस HbS, S is mutated form of the allele, HbS। अब दोनों कंडीशन में नॉर्मल बीटा हीमोग्लोबिन चेन फॉर्मेशन के लिए जो जीन्स प्रेजेंट थे वो दोनों जीन डिफेक्टिव है। यहां पे दोनों जीन डिफेक्टिव है,
तो वहां कोई नॉर्मल एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब नॉर्मल एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। जब नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, जिसकी वजह से ना तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के शेप है। अब हीमोग्लोबिन के शेप कैसे होंगे? हीमोग्लोबिन के शेप सिकल सेल। तो होमोजाइगस इस कंडीशन में इंडिविजुअल्स को क्या होगा? सिकल सेल हो गए, डिजीज होंगे। डिजीज यानी अब इन्हीं का अप्लाई करके, इन्हीं नोटेशंस का अप्लाई करके आप मुझे यहां पे बताओ कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का क्या हो सकता है? नॉर्मल का हो सकता है HBA, HBS, HBA भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। ये डिफेक्टिव है तो 100% HBS, HBS। ये नॉर्मल है तो दोनों केस HBA, HBA ये भी हो सकता है, या HBS, HBA, HBS ये भी हो सकता है। नॉर्मल में दोनों कंडीशन हो सकते हैं, HBA, HBS। यहां HBS, HBS, यहां दोनों कंडीशन हो सकते हैं, HBA, HBA और HBA, HBS। क्यों? पॉसिबिलिटी देखो, अगर पापा की तरफ से HBA आया नॉर्मल वाला, सॉरी मामा की तरफ से HB आया और पापा की तरफ से भी HBA आया, दोनों, तो दोनों हो सकते, या पापा की तरफ से, मामा की तरफ से HBA और पापा की तरफ से HBS। तो जो इंडिविजुअल्स नॉर्मल दिखाए हैं, उन नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बॉडी में उनके क्रोमोसोम्स पे उस पर्टिकुलर ट्रेड के दोनों फॉर्म्स के एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट केस भी हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट केस हो सकते हैं। दोनों कंडीशंस में एक डोमिनेंट जीन जो है पूरे एंजाइम की फॉर्मेशन करेंगे, पूरा प्रोडक्ट बनेगा और उस स्पेसिफिक ट्रेड की फॉर्मेशन होगी, कोई डिजीज नहीं दिखाएंगे। इन केस इफ बोथ द एलील्स present on the homologous chromosomes are mutated, at that condition the organism, the individual exhibit the particular disease। तो यहां पे ये डिजीज, अब यहां पे HBS, HBS, HBA, HBA और HBA, HBS, HBA, HBA ये भी हो सकता है, या HBA, HBS। तो ये कौन सा डिजीज है? दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो सकते हैं। दोनों डायग्राम जो मैंने एक ऑटोसोमल डोमिनेंट पे दिखाया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एग्जाम में कभी कभार वही डायग्राम डायरेक्ट पुट किए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि ये डिजीज का पैटर्न क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव। कभी ये दिया जाता है सिकल सेल एनीमिया का डायग्राम, तो ये पूछे जाते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर है? ऑटोसोमल रिसेसिव केस में क्या हो सकते हैं? बोथ सेक्स इक्वली इफेक्टेड, चाहे मेल हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों इक्वली इफेक्ट होंगे। यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन है? मेल चाइल्ड भी डिफेक्ट हो सकते हैं, फीमेल चाइल्ड भी डिफेक्ट हो सकती है। बोथ सेक्स इक्वली डिफेक्टेड, अराइज फ्रॉम द कैरियर और इफेक्टेड मदर। तो या कैरियर मदर से शुरू हो सकता है, ये मदर HBA, HBS दैट इज द कैरियर, और कैरियर फादर से भी हो सकते हैं, HBA, HBS। जिन बच्चों में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होंगे, उन बच्चों का या तो मदर कैरियर हो सकता है, या कैरियर मदर से या कैरियर फादर से, दोनों से आ सकते हैं। यहां मैंने दोनों मदर और फादर दिखने में तो नॉर्मल है, दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन वो कैरियर हो सकता है, वो कैरियर हो सकता है। जिन इंडिविजुअल में एक एलील म्यूटेटेड हो उस पर्टिकुलर डिजीज वाली ट्रेड के लिए, तो उससे हम कैरियर माना जाता है। तो यहां दोनों कैरियर है, हो सकता है एक नॉर्मल भी हो सकता है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन इंडिविजुअल्स में ऑटोसोमल डिजीज हो रहे हैं, जिन बच्चों में, उनका ये कैरियर मदर हो सकते हैं या उनका कैरियर फादर, या डिफेक्टिव मदर या डिफेक्टिव फादर। ये तो मैंने बताया। कैन हैव ए कैरियर और इफेक्टेड फादर और मदर। तीसरा पॉसिबिलिटी, उनकी मम्मी या उनका पापा दोनों कैरियर भी हो सकते हैं या उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इफेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड, अब हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। देखो, अब हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक में हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड, यानी एक्स क्रोमोसोम से लिंक डिजीज, एक्स लिंक डिजीज।
एक्स लिंक्ड डिजीजेस। अब हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड डिजीज। अब देखो जो डिजीज किसकी वजह से एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास होती है, एक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट किसी जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से कोई डिजीज हो रहे हैं ह्यूमंस पॉपुलेशंस में, उस डिजीज को हम कहते हैं एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकती है। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का बेस्ट एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया। अब देखो हीमोफीलिया में क्या होते हैं, हम आगे जब हम हीमोफीलिया डिस्कस करते हैं वहां पे एक्स लिंक में फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के पास, ये फीमेल है, 2 एक्स क्रोमोसोम। मेल के पास होते हैं एक ही एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। ठीक है। अब कब उन ऑर्गेनिज्म में सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज जो है वो दिख जाते हैं, कब? सेक्स लिंक डिजीज। सेक्स लिंक डिजीज में हम पहला वाला पोर्शन पढ़ेंगे एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोफीलिया। अब इधर देखो, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन फीमेल है। चलो इसको मैं ऊपर करता हूं, उसकी जरूरत ही नहीं है। एक ह्यूमन फीमेल है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो उनमें कोई डिजीज नहीं होगा। एक पर्टिकुलर डिजीज की बात करूं, मैं हीमोफीलिया की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल है। एक एक्स क्रोमोसोम दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे जो हीमोफीलिया का जीन्स है वो डिफेक्टिव है, एलील डिफेक्टिव है, तो उस कंडीशन में भी वो वीमेन दिखने में तो नॉर्मल दिखेगी। अब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का एलील या जीन जो है वो डिफेक्टिव है, म्यूटेटेड है, रिसेसिव एलील है, तो उस टाइम पे उसमें क्या हो सकता है, डिजीज हो सकती है, उसमें डिजीज हो सकता है, डिजीज हो सकता है एक्स एक्स। अब मान लो ये एक फीमेल है, सॉरी ये एक मेल है, इस मेल ने शादी की इस फीमेल के साथ, इसके हो गए 3 बच्चे, 2 बच्चियां, 1 बच्चा, 1 लड़का। अब इसकी तीसरी बेटी ने शादी की और एक लड़के के साथ, उसके साथ उसके हो गए 2 और बच्चे। ठीक है। अब इधर देखो, अब इधर देखो, इन 2 पेरेंट्स ने शादी की, इन 2 कपल्स ने शादी की, ये मेल है ये फीमेल है, इनके 3 बच्चे, 1 2 3। अब उनकी बेटी ने शादी की एक लड़के के साथ, ये दूसरा है, अब ये नया आया, उनसे तीसरा जनरेशन यहाँ पे ये होगी, 3rd जनरेशन। पहला बच्ची, दूसरा भी बच्ची, तीसरा बच्चा हुआ लड़का, तो ये लड़का डिफेक्टिव है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंगली क्या देखने को मिला, इस पी डिग्री चार्ट में आपको सिर्फ मेल चाइल्ड डिफेक्टिव है, मेल चाइल्ड डिफेक्टिव। अब मैं इनका जीनोटाइप बनाऊंगा, तब आपको समझ आएंगे, जीनोटाइप बनाने के बाद आपको समझ आएंगे कि क्यों है। ये नॉर्मल मेल है, तो मेल होगा तो एक्स और वाई, नॉर्मल मेल होगा तो क्या होगा, इसके सेक्स में एक्स एंड वाई। ये फीमेल है, ये फीमेल अगर नॉर्मल होती ना, इनमें से किसी के पास किसी को डिजीज नहीं, अगर ये फीमेल नॉर्मल होती तो इनमें से किसी को डिजीज नहीं होता, अगर ये नॉर्मल होती तो इनमें से किसी को डिजीज नहीं होती, डिजीज नहीं होती। देखो 1 2 3। अब इधर देखो, एक बच्चा डिजीज है तो ये मम्मी कैरियर हो सकते हैं, एक एक्स दूसरा एक्स इसका कैरियर होगा, राइट। अब जो बच्चा, पापा ये लड़का है, पापा तो वाई, लड़के के लिए पापा क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, वाई। अब ये डिफेक्ट है, किसकी वजह से होगी, बेचारी मम्मी की तरफ से आई होगी, इसको एक डिफेक्टिव यानी डिफेक्टिव जीन, मम्मी की तरफ से क्या आएगा, डिफेक्टिव एलील, अब पापा की तरफ से नॉर्मल वाई। मामा की तरफ से जो एक्स क्रोमोसोम आए थे वो हीमोफीलिया का म्यूटेंट एलील को लेके आए, हीमोफीलिया के लिए रिसेसिव एलील को लेके आए,
तो ये बच्चा ऑटोमेटिकली इसको हीमोफीलिया हो गया। अब ये लड़की है, ठीक है, पापा की तरफ से तो एक्स आ गई, मम्मी की तरफ से डिफेक्टिव एक्स आएगी, लेकिन इसको जो पापा से मिली थी नॉर्मल एक्स, वो नॉर्मल इंजाइम बनाएंगी, नॉर्मल प्रोटीन बनेंगी, नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको हीमोफीलिया नहीं होगी। यहां भी सेम पॉसिबिलिटी है, पापा की तरफ से नॉर्मल एक्स कंट्रीब्यूट की, मामा की तरफ से अगर डिफेक्टिव भी किया हो तो भी कोई इशू नहीं है। अब ये बच्चा लड़का है तो 100% ये तो नॉर्मल होगा। अब यहां इनसे दो बच्चे हुए, पहला नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा, तो मम्मी की तरफ से एक्स, पापा की तरफ से भी एक्स, ठीक है। मम्मी की तरफ से डिफेक्टिव एक्स भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है, ये भी नॉर्मल है, मम्मी की तरफ से डिफेक्टिव एक्स भी आ सकती है और पापा की तरफ से नॉर्मल एक्स। अब ये लड़का है डिफेक्टिव है, तो मम्मी की तरफ से डिफेक्टिव डिजीज एक्स म्यूटेंट एलील आया होगा, पापा की तरफ से नॉर्मल वाई। इस तरह से जीनोटाइप बनाना हो और इस तरह से जीनोटाइप बनाना सीखो, तब जाके एग्जाम में किसी भी तरह के अगर क्वेश्चंस आए तो आप वहां पे नहीं फंसोगे। तो किसी को कोई डाउट? चलो ये नोट करो उसकी। देखो अब इधर देखो, जेनेटिक डिजीज में हम जो पी डिग्री एनालिसिस से स्टडी करते हैं वो कौन सी डिजीज को करते हैं? पहला, जेनेटिक डिजीज को ब्रॉडली हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, याद रखो। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब इधर देखो, हमने जेनेटिक डिजीज those disease which occur which are caused by change in the structure, number and function of a chromosome or a particular gene। यानी जेनेटिक डिजीज में जेनेटिक मटेरियल में किसी भी तरह की तब्दीली आए, और तब्दीली आने को, चेंजेस आने को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था म्यूटेशन किस वजह से? म्यूटेजेंस की वजह से। तो वो म्यूटेजन, वो सब्सटेंस, चाहे वो फिजिकल सब्सटेंस हो चाहे वो केमिकल सब्सटेंस हो, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज होती हो, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल का नंबर चेंज होता हो, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन चेंज होते हो, और those substance or those factors which brings change in the genetic material, a change in the gene sequence, a change in the gene function or disrupt in the function of genes are call it mutations and the substance are call it mutagens। तो पूरे तमाम और उस म्यूटेशंस की वजह से जेनेटिक डिजीज होते हैं। अब जेनेटिक डिजीज को दो ग्रुप में डिवाइड किया, दो ग्रुप में, एक को हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरे को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर फॉलो द लॉ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो सारे डिजीज जो हम प्री डिग्री एनालिसिस से ट्रेस करते हैं वो मेंडेलियन, हम क्रोमोसोमल डिजीज के लिए प्री डिग्री एनालिसिस नहीं कर सकते। तो याद रखना हम पॉइंट म्यूटेशन को, उन डिजीज को जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, उन्हीं डिजीज को हम प्री डिग्री एनालिसिस से ट्रेस कर सकते हैं। देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो मेंडल की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं,
जो मेंडल्स ने बताया, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर एलील्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ साथ एलील्स भी सेपरेट होती है एक जीन्स के। तो बिल्कुल जो पर्टिकुलरली डिजीज मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मेंडल्स की एलील्स की तरह सेग्रीगेट होते हैं, और उन एलील्स में एक या दो एलील्स होते हैं, हर एक जीन के एक दो एलील अल्टरनेटिव एलील्स, उनमें डिफेक्ट आने की, म्यूटेशन होने की वजह से किसी इंडिविजुअल्स में, किसी बच्चे में, किसी इंडिविजुअल यानी ह्यूमन में कोई डिजीज दिख रहे हैं, उस डिजीज को हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। उन्हीं डिजीज के लिए हम पी डिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। उस तरह की डिजीज के लिए हम पी डिग्री चार्ट बना सकता है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मींस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आना, जिन्हें हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा पढ़ा था। क्रोमोसोमल अल्टरेशन, डिलीशंस की वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से, इन्वर्जन की वजह से, ट्रांसलोकेशन की वजह से, या पूरे क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होना, या क्रोमोसोम के सेट में चेंज होना, न्यूमेरिक म्यूटेशन हमने कहा था, न्यूमेरिकल म्यूटेशन, जिसमें 45 क्रोमोसोम की 46 के बदले 45 क्रोमोसोम हो, या 47 हो जाए, या तो पूरा सेट चेंज हो जाए। ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड थे, डिप्लॉइड बन गए, डिप्लॉइड थे, ट्रिप्लॉइड बन गए, ट्रिप्लॉइड थे, टेट्रापोलॉइड बन गए, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम पी डिग्री एनालिसिस के जरिए नहीं दिखा सकते। हम कौन सी डिजीज के लिए पी डिग्री चार्ट बना सकते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए। अब देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए जिन डिजीज के लिए हम यानी पी डिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, वो उनको फर्दर हमने पैटर्न के हिसाब से और दो ग्रुप बनाए। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल बोलो यार, ऑटोसोमल डिजीज, दूसरा सेक्स लिंक डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज में सबसे पहले फिनाइलकीटोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल थैलेसीमिया, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, ये डिजीज हैं ऑटोसोमल। ये फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, दिस इज ऑटोसोमल डोमेन, ये ऑटोसोमल डिजीज है। अब सेक्स लिंक डिजीज में हम पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को फर्दर हम ने डिवाइड की थी, वो तो हमने क्रोमोसोमल डिजीज में हमें पढ़ना है कौन से? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कैलिन-फिल्टर सिंड्रोम। तो हम इन डिजीज के लिए पी डिग्री चार्ट नहीं बना सकते। इन डिजीज के लिए हम पी डिग्री एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि ये डिजीज होते हैं क्रोमोसोम का नंबर घटने की वजह से, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ने की वजह से। यहां सिर्फ किसी पर्टिकुलर जीन के एलील में म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन होनी है। पर्टिकुलरली हम कौन सी डिजीज के लिए बेहतर तरीके से पी डिग्री एनालिसिस कर सकते हैं? चार्ट, यानी पॉइंट म्यूटेशन, और उन जीन्स के लिए बेहतर तरीके से हम पी डिग्री एनालिसिस कर सकते हैं जिन जीन्स का सिर्फ दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म हो, उनके लिए बेहतर तरीके से। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पॉलीप्लाइडी वाला यानी यूप्लाइडी वाला कंडीशन हो सकते हैं, एनुप्लाइडी वाला कंडीशंस। दोनों सूरतों में क्रोमोसोम का नंबर चेंज होते हैं। उनको उस डिजीज के लिए हम पी डिग्री एनालिसिस नहीं बना सकते हैं, पी डिग्री एनालिसिस के जरिए हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये था पी डिग्री एनालिसिस। कल हम पी डिग्री एनालिसिस के बेसिस पे कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक डिजीज, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद हम ऑटोसोमल डिजीज में से फिनाइलकीटोन्यूरिया, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद थैलेसीमिया, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से। किसी को कहीं पे कोई डाउट
कुछ प्रॉब्लम या कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और मेरी यूट्यूब पे नंबर भी दिए हुए, वहां पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को कहीं भी किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप मुझे सजेशन दे सकती हो, तो मैं उस टॉपिक का लेक्चर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। किसी को क्वेश्चन सॉल्व होने में डाउट हो रहा है, किसी को पर्टिकुलर टॉपिक में कोई क्वेरीज है, कहीं का भी हो, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो या कोई दूसरा मेरा यूट्यूब वॉच करते हो, उन तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ आप कभी भी किसी भी वक्त मुझसे कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।